हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम लोग नेट की सीरीज कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें हमने 2013 का पेपर नंबर 2 कर लिया था। आज हम हिस्ट्री का ही पेपर नंबर 3 करने वाले हैं 2013 का, यानी 2013 का हम पेपर करने जा रहे हैं, पेपर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में हुआ था। रेडियो कार्बन तिथि है, ये क्या होता है? लकड़ी या हड्डी के द्वारा इस कार्बन विधि से उस टाइम की या तिथि की जानकारी हो जाती है कि ये लकड़ी या ये हड्डी कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले? तो ये जो उपकरण है वो सबसे पहले हमें साउथ में यानी पलवरम में मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरातत्ववेताओं को उनके कालक्रमानुसार हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में अशोक के अभिलेख पढ़े थे। उसके बाद आएगा जेम्स फर्ग्यूसन, उसके बाद आपका आएगा एडवर्ड थॉमस, और सबसे लास्ट में रहेगा अलेक्जेंडर कनिंगम। इस हिसाब से हमारा 2143 यानी ऑप्शन 1 राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ, यहाँ पे जब है यहाँ पे जो हो जाएगा, जौ और कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया था। तो ये ज्ञान उन्हें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक तरफ राजा है और दूसरी तरफ उसके राज्य, ये क्या बोलते हैं, राज्य है। तो देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा नरेश या राजा रहेगा। कुरु जो राज्य है, कुरु राज्य का राजा रहेगा परीक्षित, केकई का रहेगा अश्वपति, काशी का रहेगा अजातशत्रु, और वत्स भूमि का राजा रहेगा निचक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर के बाद बाढ़ में हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ पे की थी? तो पांडवों ने अपनी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलीग्राम जो प्रवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, इसका प्रारंभ में दुर्गीकरण किसने करवाया? दुर्गीकरण की अगर बात आती है तो आंसर रहेगा अजातशत्रु। ठीक है। अगर बात आती है पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, पाटलिपुत्र जो राजधानी है वो किसने बनाई थी? तो ये जो राजधानी है ये उदयन के द्वारा बनाई जाएगी, और दुर्गीकरण अजातशत्रु के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मराज की उपाधि जो है अशोक ने ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा से दो वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो वो दो वंशानुगत राजा जो है वो पत्तल में शासन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य शासन व्यवस्था में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? पोतवाध्यक्ष था वो मापतोल का प्रमुख था। वन संपदा का जो अध्यक्ष है उसे कूपाध्यक्ष बोला जाएगा, कूपाध्यक्ष, और नौकायन का जो है उसे नौकाध्यक्ष बोला जाएगा, नौकाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करना है, पुराने और नए नाम इसमें सेट किए हुए हैं। पुराना नाम है पुष्कलावती जो नाम है वो रहेगा आपको चरसुडा या पेशावर का। कपिसा जो नाम है उसका आंसर रहेगा कपिसा बेगराम या अफगानिस्तान में। गंगवाड़ी के लिए रहेगा मैसूर, और द्वार समुद्र का रहेगा हलेविड। ये पुराने नाम है और ये नए नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 12, उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो ये तमिल काव्य है पद्दीपट्टू, इसमें चेर राजाओं की जानकारी या उनकी प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मृद भांड से प्रमाणित होती है? नासिक में एक मृद भांड मिलता है जिससे गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का राजा है उसने नहपान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया? सबसे ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ जो परवरसेन फर्स्ट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कालिदास को कौंतलेश्वर दौत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया? ये जो श्रेय है वो क्षेमेंद्र के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कथन और कारण है। तो पहला कथन है, चीनी यात्री हेवेनसांग के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था बल्कि वो ब्राह्मण धर्म का कट्टु विरोधी था। और इसका कारण कहते हैं कि कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्म या अनुयायी बताती है, हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती है। तो ये दोनों ही बातें सही है, ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, मतलब एक ही सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें पुराने नाम और नए नाम है, इनको मैच करना है। अनिलवाड़ा जो है वो पाटन को बोला गया है, अनिलवाड़ा के लिए पाटन आएगा। एहोल एहोल के लिए बादामी, धान्य कटक अमरावती के लिए और दसपुर मंदसौर के लिए। इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। राजराजेश्वर जो मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। सेन वंश के जो राजा है वो अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने खंबात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। चामुंड राज ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, जिसकी मदद से मस्जिद का रिनोवेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है। स्त्रियों की भागीदारी चालुक्य राजवंश में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो जो सबसे पहली घटना घटेगी वो है राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना, सबसे पहले ये होगा। इसके बाद आपका जाएगा कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन, फिर होगा यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय। नेक्स्ट है वेनिसियन यात्री मार्को पोलो की दक्षिणी भारत की यात्रा। इस हिसाब से आपका ये जो क्वेश्चन 22 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। तो इस योजना का विवरण तारीख मुबारक शाही द्वारा या मुबारक शाही से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 है, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, ये ठीक है। अपनी सेना में दाग और हुलिया वाला ये पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाता है, ये भी ठीक है। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त करना, ये नहीं है भाई। नेक्स्ट आता है शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी, ये भी सही है। तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 4 सही होगा। तो आंसर रहेगा आपका 1, 2 एंड 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे। अलवार संत जो है वो कुलाशेखरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णन करती है। मार्को पोलो की जो पुस्तक है वो दक्षिणी भारत का आर्थिक इतिहास लिखती है, और मार्को पोलो जो है दक्षिणी भारत में आया था और वहाँ की आर्थिक पोजीशन या आर्थिक स्थिति के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विदेशी यात्रियों को दक्षिणी भारत की यात्रा को तिथि कर्म के अनुसार हमें लगाना है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम कौन आएगा। अब्दुल रजाक जो है वो सबसे पहले आएगा, 1 नंबर पे अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक के बाद आएगा निकितिन 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे आपका रहेगा डोमिगो पायस जो कि कृष्णदेव राय के टाइम आया है, और सीजर फ्रेडरिक रहेगा, सॉरी ये 3 नंबर रहेगा डोमिगो पायस। दोबारा करते हैं, अब्दुल रजाक 1 नंबर पे, निकितिन 2 नंबर पे, डोमिंगो पायस 3 नंबर पे, और सीजर जो रहेगा फ्रेडरिक ये आपका रहेगा 4 नंबर पे। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें फिर से हमें नए और पुराने नामों के साथ मैच करना है। देखो एक ही पेपर में 3 बार जो है ये नए पुराने नाम आ गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का भी। स्थलों के पुराने और न्यू नाम जो भी है वो आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। तो चलिए मैच करते हैं इसमें। सबसे पहले है बरन, बरन के साथ जाएगा आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर। कराची,
कराचिल के साथ जाएगा कुल्लू, तबरहिंद, बटिंडा और पटन अनिलवाड़ा। ये तो देखो पहले भी आया हुआ ऊपर, इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। सिंहासनारूढ़ होते समय गयासुद्दीन के अधिकार को एकमत से स्वीकृत किया गया, ठीक है। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे, ये भी ठीक है। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया, ये भी ठीक है। बट ये बात सही नहीं है कि सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था, नहीं सुदृढ़ नहीं था। फाइनेंशियल सिचुएशन इसमें इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी कथन और कारण दिया हुआ है। दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। कारण है, राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता है। दार उल हर्ब का मतलब होता है हिंदू और दार उल इस्लाम का होता है मैक्सिमम मुसलमान या मोहम्मदन लोग। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए सही है, और जो ये बात आर है ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शेख सफरुद्दीन यहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे, ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे सफरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से बाबर नामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है। इसमें वर्णित घटनाएं काल कर्मानुसार नहीं है, ये रोंग है, क्योंकि इसमें जो घटनाएं हैं वो काल कर्मानुसार ही है। तो वैसे तो हमें आंसर तो यहीं से मिल गया ऑप्शन बी, फिर भी हम बाकी के पॉइंट पढ़ लेते हैं। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का इसमें वर्णन किया है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी कथन और कारण है। नेट में मोस्टली क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड आते हैं, इसलिए ये पेपर जो है वो लेंथी भी हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, लेकिन प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी दी जाती थी और जागीरें नहीं। तो ए और बी दोनों, ए और आर दोनों ही सही है और ए की व्याख्या आर कर रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए कि इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला पॉइंट है, बांधवगढ़ पर बघेलाओं का शासन था, ठीक है, था ये। इलाहाबाद सूबे में धंधेरा एक राजपूत रियासत थी, ये नहीं था भाई। थर्ड है, ओरछा उत्तर और दक्षिण के संपर्क मार्ग पर स्थित था। ओरछा बुंदेला राजपूतों के कब्जे में था, ये भी ठीक है। यानी 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में? अब तक मुगलों की बात आ गई तो हमारा दाग और चेहरा रहेगा अकबर के साथ, और अगर सल्तनत काल के टाइम की बात आ जाती है और दाग और चेहरे की बात होगी तो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी एके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राजपूत ही कर रहा था, राजपूत राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ। ईवान का मतलब होता है किसी भी, ईवान का मतलब है किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया? चित्रकला की अगर बात आए और मुगल काल की हो तो बेझिझक आप जहांगीर पे टिक मार सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, J.F. रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्थान है और उसके राजा या संस्थापक है। राजा और संस्थापक के बारे में इसमें बताया हुआ है। शहर बीकानेर, बीकानेर की स्थापना राव भिखा के द्वारा की गई है। कीर्ति स्तंभ कुंभा के द्वारा बनाया गया है। और अहमदाबाद अहमद शाह के द्वारा।
होशंगाबाद अल्प खां द्वारा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये स्थान है, संस्था है, कौन सी संस्था कौन से स्थान के साथ सही सुमिलित नहीं है, हमें ये बताना है। खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में है, ठीक है, ये सही है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है। नेशनल लाइब्रेरी, देखो ये नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली में ना होकर के ये कहाँ है, ये लाइब्रेरी कलकत्ता में। तो इस हिसाब से यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, सालारगंज म्यूजियम, हाँ जी ये हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित पेशवाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करने के पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। तो सबसे पहले रहेगा आपका बाजीराव 1 नंबर पे, 2 नंबर पे रहेगा आपका माधव, और 3 नंबर पे रहेगा आपका माधव नारायण, और 4 नंबर पे रहेगा बाजीराव सेकंड। इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के उत्तर मध्य काल के फारसी स्रोतों में ग्रामीण समाज के जीवन का विवरण बहुत सीमित है, ठीक है। इस अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम विवरण किया, ऑब्वियसली बिल्कुल कम किया है। क्षेत्रीय साहित्यिक स्रोत किसी हद तक ग्रामीण लोगों के जीवन और स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक होते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, भू राजस्व से संबंधित राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारत के ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक नहीं है ना भाई, ये सहायक होंगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा है, और डी जो कह रहा है वो बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था। इसमें भी हमें नहीं पूछा है। इसने जमींदारों का एक वफादार वर्ग तैयार कर दिया, बिल्कुल कर दिया। काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया, ये भी ठीक है। कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला, कोई बढ़ावा नहीं मिला है इस व्यवस्था से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45। वर्ष 1667 यानी 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था। उस टाइम जो गवर्नर था वो था वर्लेस्ट। हैदराबाद के निजाम राज्य का संस्थापक चीन कुलीज खां था, यहाँ पे लुलीज खां लिखा हुआ है तो इसका ये भी ठीक है, और इसका एक्चुअली आंसर चीन कुलीज खां होता है, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी उसके हिसाब से चीन कुलीज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम के अकॉर्डिंग हमें लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो सबसे पहला विद्रोह रहेगा चोर और हो का विद्रोह। दूसरा विद्रोह रहेगा आपका बगेरा नंबर 2 पे, और कौली रहेगा नंबर 3 पे, और संथाल रहेगा नंबर 4 पे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 करेंगे। किस चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजों के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंद हो गया। 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था, ये बात ठीक है। दूसरा है, कारण है कि वे देशी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखते थे, हाँ ये बात ठीक है। वो फूट डालो की राज करो की नीति करते थे। इस पारंपरिक शाही ने भारत के स्थायी भेद को प्रकट करने के प्रयोजन को पूरा किया, हाँ जी ये दोनों बातें सही है, लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही है, व्याख्या नहीं कर रही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था। फॉक्सक्राफ्ट उस टाइम का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पेपर नंबर 3 में 75 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर नंबर 2 के 50 क्वेश्चन थे, तो पेपर नंबर 3 का 51 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा बोला गया है। ये जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है 1854 का, इसे मैग्ना कार्टा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 करना है ना।
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके शासनकाल में या किसके सम्मान में किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो किंग जॉर्ज पंचम के टाइम किया गया। इसी के सम्मान के लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है हमें, किसकी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, और जो सही है उसका हम मैच करेंगे। दादा भाई नारोजी के द्वारा राष्ट्र गुफ्तार लिखी गई है। द्वारकानाथ विद्याभूषण, इसने सोम प्रकाश लिखी है। देवेंद्र नाथ ने इंडियन मिरर, और G.S. अय्यर इसने स्वदेश मित्रम लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिणी भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया? दक्षिणी भारत में ब्रह्म समाज के नाम से के श्रीधर नायडू द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित वायसराय को कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले जो वायसराय आएगा वो रहेगा आपका सर जॉन लॉरेंस, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1864। दूसरा जो वायसराय रहेगा वो रहेगा आपका डफरिन, ये कांग्रेस बनी उस टाइम की बात है, यानी 1885। तीसरा जो वायसराय रहेगा लॉर्ड रीडिंग 1921, और फोर्थ रहेगा अर्ल ऑफ वेलिंगटन, इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1931 से 36 तक। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56। ये भी कथन और कारण वाला ही है। कथन है हमारा, भारतीय राज्य आयोग ने रेखांकित किया कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। हाँ जी, ये बात इसकी सही है। कारण है, अंग्रेजों का नवीन सामूहिक राजशाही संस्कृति से मोह भंग हो गया था। दोनों ही सही है और एक दूसरे की ये एक ही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्नलिखित आयोगों को कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सा आयोग पहले और कौन सा बाद में आया। तो ये मैंने पहले ही ईयर इसके सेट कर रखे हैं, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सैडलर आयोग जो सबसे पहले आएगा, फिर राधाकृष्णन आएगा, उसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और लास्ट में कोठारी आयोग 1964 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? 1917 में। और 1925 में जो है वो सरोजनी नायडू बनेगी, जो कि भारत की महिला कहलाएगी पहली, और ये जो है ये भारत की नहीं है लेकिन पहली महिला है, 1917 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 1904 में किसने कहा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा? ये डेफिनेशन बोली गई है हर्बर्ट रिसले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया? इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस स्थापित किया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ कार्यकर्ता और स्वप्नों का गूढ़ स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम बताया? श्रीमती सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वैकम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? ये जो सत्याग्रह था, ये सत्याग्रह इसलिए बनाया गया था कि नीची जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करना अलाउड नहीं था, इसलिए गांधी द्वारा ये वैकम सत्याग्रह चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले है कॉलिंस लॉरी और लैपियर, इसके साथ आएगा फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी ए का 3। फिर आएगा जूडिथ ब्राउन के साथ आएगा गांधीज राइज टू पावर। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी के साथ जाएगा सैटानिक वर्सेस, और H.V. हडसन के साथ जाएगा द ग्रेट डिवाइन ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। यह टिप्पणी किसने की कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? डेविड ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। अन्य विषयों के साथ इतिहास के, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कर रहे हैं। अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है कि लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
66 निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकवादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? ये घोषणा की थी आर्थर मार्विक द्वारा। 67 क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलो पढ़ते हैं अभी हम इसको। पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है। बिल्कुल ठीक ठीक है। ये पुनर्जागरण जो है वो मानवतावाद पर बल देता है, इस हिसाब से ये बात सही है। दूसरा है, ईश्वर और आध्यात्मवाद की तुलना में मानव और मानवतावाद पर अधिक बल दिया पुनर्जागरण। बिल्कुल ये भी ठीक है, दोनों बातें ये पुनर्जागरण से रिलेटेड है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, ग्रीक और रोमन के प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया। ये नहीं ही बात गलत है, क्योंकि इसी को ही महत्व दिया गया था। इन्हीं ग्रंथों के द्वारा ही, ग्रीक और रोमन के ग्रंथ जो हैं इन्हीं के द्वारा पुनर्जागरण आया था। नेक्स्ट है, मानवतावादी आंदोलन से उत्पन्न पुनर्जागरण पश्चिमी विचारों को मध्यकालीन ईसाई मत के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सका। बिल्कुल मुक्ति दिला सका था। तो इस हिसाब से 1 और 2 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरी और चौथी बात है ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 68। इसमें भी मैच करना है। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक लिखी थी। दांते ने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, और रूसो लिखेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मैकियावेली द प्रिंस, जो कि कानून की किताब बोली जाती है, द प्रिंस। इस हिसाब से सॉरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी मैच करना है हमें। तो जैकब बर्खर्ड, इसके साथ आएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली, ए का सी। बी है इग्नेस्ट ऑफ लोयला, इग्नेस्ट ऑफ लोयला के साथ जाएगा द सोसाइटी ऑफ जीसस। नेक्स्ट है जॉन कॉल्विन, जॉन कॉल्विन के साथ जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। और एमेनुअल कांट, इसके साथ जाएगा अपना क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 हो गया ना, 70 क्वेश्चन है आपका। धोरम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेशों की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। यह सिफारिश किस पर लागू की गई थी? तो ये जो सिफारिश है ये यूरोप में उपनिवेश पे लागू की गई थी। अब जो आगे के 5 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके सभी अभिलेखों में देव नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के रूप में है। वे अपवाद कौन से हैं? तो देखो जी, ये जो है मास्की, गुर्जरा, निटुर और उद्लोकन, इन चारों में ही इसका नाम क्या है? अशोक है। देवनाम प्रिय, इसमें इनके अभिलेखों में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक का नाम चारों इसमें अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भातृ युद्ध की या उसके भाइयों के साथ लड़ाइयों के बारे में जानकारी को जुठलाता है? तो अशोक का जो चौथा अभिलेख है उसमें ये बात इसकी जुठलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कंधार, सौराष्ट्र और कश्मीर सम्मिलित था, लेकिन तमिलकम जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अपने किस अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है? 13वें अभिलेख में वो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग मेरी संतान हैं? तो ये जो घोषणा है वो प्रथम लघु शिलालेख के अंदर डिक्लेयर करता है कि सभी जनता या सभी लोग मेरी संतान है। तो गाइज, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है 13 का पेपर नंबर 3, 2013 का पेपर नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। और पेपर नंबर 2 हमने इससे पिछली वीडियो में किया है। जिसने भी मेरा वो पेपर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यूं ही बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।